हाँ भाई, कल जो है किरणों के नियम पढ़ा दिए थे। उसके बाद में किरणों के नियम पढ़ा के अपन आर और एफ में संबंध पढ़ा चुके थे, ठीक है ना। एक चीज तो मैं ये बता देता हूँ, जैसे तुम लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो, मान लो कोई न्यूमेरिकल वगैरह है किसी भी चैप्टर का, तो आप यहाँ तो मैसेज करते ही हो, मेरे मोबाइल पर भी मैसेज कर दिया करो। उसके साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखो, उसमें मीडियम लिख दिया करो भाई। मेरे मोबाइल पे आप मैसेज करते हैं कोई भी क्वेश्चन पूछने का, कई बच्चे करते भी हैं, तो उसमें मीडियम जरूर लिख दिया करो, ताकि मुझे पता रहे, मैं उसी हिसाब से सॉल्यूशन करके फिर आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। तो मीडियम का ध्यान रखा करो, ठीक है। अब अपन चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चिन्ह प्रथाएं। चिन्ह प्रथाएं। देखो भाई, एक बार पहले तुम लोगों को थोड़ा सा डायग्राम के बारे में बता देता हूँ। वैसे आप लोग जो ये डायग्राम 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अपन चलते हैं, ये अवतल दर्पण है, देखो भाई अवतल दर्पण है, ध्रुव ये हो गया इसका। इसके सामने कोई वस्तु ए बी रखी हुई है। वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र से दूर परे रखी हुई है, वक्रता केंद्र से इस साइड में रखी हुई है। प्रतिबिंब का निर्माण कैसे हो रहा है, देखो एक बार, यहां से एक किरण चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजर जाती है, फोकस से गुजर जाती है। उसके बाद में अपन चलते हैं, ये किरण फोकस से गुजर रही है, तो फोकस से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें यहां से रवाना हो रही है, परावर्तन के पश्चात जहां दोनों किरणें काटती है, तो ए का प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, ए डैश हो जाएगा। तो प्रतिबिंब बन गए इसमें बी डैश और ए डैश। प्रतिबिंब कैसा बना भाई, आप देख रहे हैं, उल्टा है, वास्तविक है और दर्पण के सामने है। दर्पण के सामने क्यों है, देखो अगर अपन यहाँ पर हाथ रखेंगे तो अपने को हाथ पर प्रतिबिंब दिखाई देने लग जाएगा, तो प्रतिबिंब उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया और दर्पण के सामने की ओर बन जाता है। और वैसे भी मैं बता देता हूं, अगर सारी की सारी किरणें डार्क लाइन में हैं अपने पास, तो डार्क लाइन में किरणें होने पर अपने पास प्रतिबिंब जो होते हैं वो कैसे मान लिए जाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। और अगर डॉटेड लाइन होती है अपने पास, तो डॉटेड लाइन में अपने पास जो है वो प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सारे के सारे वो प्रतिबिंब आभासी होते हैं। क्लियर। तो अब अपन चलें इसमें, यहां से ये आएगा, वस्तु की ऊंचाई जो है वो h1 मानी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई मैंने h2 मानी है। P और F के बीच की दूरी फोकस दूरी हो गई तो F हो गई, कोई दिक्कत नहीं है।
वस्तु की दूरी u मान ली, यहां से यहां तक की ये दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी v मान ली। ये तो इसकी बात हो गई। एक बार नीचे वाले डायग्राम पे आप आ जाएं। ये उत्तल दर्पण है भाई, इसका ध्रुव P हो गया। यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, ये इधर चली जाती है, कहां से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण जो है मैंने ध्रुव पे आपतित की है, परावर्तन के पश्चात इधर चली जाती है। अगर कोई व्यक्ति इस किरण को यहां से देखेगा तो उसको ये किरण पीछे से कहीं से आती हुई प्रतीत होगी। जहां पर ये दोनों किरणें काटती है वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा और प्रतिबिंब बनेगा ए डैश और बी डैश। आप देख रहे हैं प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है और दर्पण के पीछे की ओर स्थित है। भाई देख लो एक बार, ये दर्पण है तो ये सामने तो वस्तु हो गई और दर्पण के पीछे की ओर स्थित है। तो अगर आप देखा जाए तो तीन विशेषताएं हो गई इसकी। एक तो प्रतिबिंब आभासी हो गया, एक सीधा हो गया और एक कैसा हो गया अपने पास है? आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे की ओर। ये H1 हो गया, ये H2 हो गया। उसके बाद में अपन चलें, यहां से यहां तक की दूरी u हो जाएगी, तो ये u ले लिया अपन ने। उसके बाद में अपन चलें यहां से, ये दूरी प्रतिबिंब की दूरी है, ये मैंने v ले ली इतनी सी, ये फोकस दूरी f ले ली। तो डायग्राम तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो आप मैसेज कर सकते हैं। डायग्राम के बाद में अपन इसमें चलते हैं, यहां से लेते हैं चिन्ह प्रथाएं। सबसे पहला, दूरियों का मापन हमेशा ध्रुव से किया जाता है। भाई पहला नियम क्या है? दूरियों का मापन सदैव ध्रुव से ही किया जाता है। तो ध्रुव की पोजीशन मूल बिंदु की पोजीशन मानी जाती है। क्लियर? आगे अपन चलें, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया भाई। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर दूरियां वो धनात्मक मानी जाती है और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। ऊपर और नीचे में मैं तुमको पहले ही बता देता हूं, वाई अक्ष की बलिया बता रहा हूं भाई मैं। ऊपर मुख्य अक्ष ये हो गया, इसके ऊपर, ऊपर का मतलब वाई अक्ष में जो दूरी होगी ऊंचाई की बात कर रहा हूं मैं, और वाई अक्ष में नीचे की ओर होगी वो नेगेटिव होगी, ये जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्लियर है? तो ये नियम जो बताया मैंने, ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव हो जाएगी। तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो H1 तो हो जाएगी पॉजिटिव, H2 हो जाएगी इसमें नेगेटिव। देख लो बोले, S1 पॉजिटिव आएगी, S2 क्या जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, इसको यूं भी समझ सकते हो, बहुत आसान तरीका है समझने का। देखो ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये x हो गया और ये x डैश हो गया और ये मूल बिंदु की पोजीशन हो गई अपने पास। कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। ठीक है, तो यहां से इसके नेक्स्ट बाद में अपन चलते हैं। तो ये नियम सरल भी है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। अब अपन चलते हैं इसमें नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ये है, दूरियों का मापन सदैव ध्रुव से होता है। क्लियर? एक लाइन है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपतित किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक मानी जाती है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरियां धनात्मक मानी जाती है। आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक होगी, आपतित किरणों की दिशा में दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मतलब जिस साइड में आपतित किरणें चल रही है उस साइड में दूरियां पॉजिटिव ले ली जाएगी और आपतित किरणों के विपरीत दिशा में दूरियां नेगेटिव ले ली जाती है। अब इसके आधार पर मैं चलता हूं। सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम को आप देखें। देखो इस डायग्राम में आप देखें, आपतित किरणों की दिशा किधर है भाई? ये वस्तु हो गई, वस्तु से देखो आपतित किरणों की दिशा, ये किरण यूं चल रही है तो ये आपतित किरण की दिशा है इसमें। तो अपन इसमें लिख लें आपतित किरण की दिशा, ये इस तरफ हो गई। आपतित किरण की दिशा में दूरियां धनात्मक और इसके विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक होगी। सबसे पहले अपन चलें, यहां से देखें, ये वस्तु की दूरी u हो गई। अपन इस u को देखेंगे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे सही मेथड बता देता हूं भाई मैं। मान लीजिए कि आप और आपका एक दोस्त
आप दोनों दर्पण के ध्रुव पर बैठे हुए हैं, आप और आपका एक दोस्त दोनों ध्रुव पर बैठे हुए हैं, और दूरी नापने के लिए आपके हाथ में एक फीता है, स्केल है, तो आप दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब आप तो यहाँ बैठे हुए हैं, आप अपने दोस्त को ये कहते हैं कि फीता लेके तू चल दूरी नापने के लिए। तो इस वस्तु की दूरी नापने के लिए तुम्हारा दोस्त इधर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तुम्हारा दोस्त इधर आएगा, प्रकाश की किरणें इधर चल रही है, वो इधर आ रहा है, इसका मतलब किरणों के विपरीत है या किरणों की दिशा में है। फिर मैं बता देता हूं, बोर्ड में किरणें यूं चल रही है, आपका दोस्त ए बी की दूरी नापने के लिए इधर आएगा, तो किरणों के विपरीत आया, किरणों के विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है, तो यू नेगेटिव हो गया भाई, ये यू का मान ऋणात्मक। फिर आ जाए वी का मान, ये लो जी वी का मान। फिर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका दोस्त दूरी नापने के लिए इधर आएगा, दूरी नापने के लिए इधर आएगा, तो v का मान भी ऋणात्मक आता है। कुछ बच्चों को यहाँ डाउट होता है भाई, डाउट क्या होता है, वो ये कहते हैं कि इस किरण की दिशा में चल रहे हैं तो फिर ऋणात्मक क्यों आया। ये किरण जो है आपतित किरण नहीं है, ये परावर्तित किरण है, जबकि नियम क्या कहता है कि आपतित किरणों के आधार पर निर्णय करना है, आपतित किरणों की दिशा में दूरियां धनात्मक और किरणों के विपरीत दिशा में दूरियां आपतित किरणों की दिशा में धनात्मक और किरणों के विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक। तो ये चीज क्लियर है, इसको मत लेना भाई, इसको लेते ही कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये परावर्तित किरण है, जबकि अपने को किरण कौन सी लेनी है, आपतित किरण की दिशा लेनी है। तो इसके आधार पर अगर लोगे तो गलत हो जाएगा, उसी के आधार पर लो। अभी भी दूरी नापने के लिए तुम्हारा दोस्त इधर ही चलेगा तो उधर ही चलेगा, ये नेगेटिव आ गया। इसके बाद में फोकस दूरी आ जाओ भाई, यहां से यहां तक की दूरी f हो गई, फिर इधर ही चल लेंगे अपन, ये भी नेगेटिव आ गया। तो इसमें आपको ये चीजें समझ में आई, H1 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव, U नेगेटिव, V नेगेटिव और F भी नेगेटिव होती है। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये यहां से अपने पास कैलकुलेट करके निकाला गया है। वीडियो की दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है इनको? हाँ भाई, नीचे वाले डायग्राम में अपन चले, यहाँ पर ये देखो, सबसे पहले आप ध्रुव पर हैं, ये आपतित किरण की दिशा, तो इधर वाली दूरियां तो पॉजिटिव होगी, इधर वाली दूरियां नेगेटिव होगी। पहले तो H1 को ले भाई, मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है, तो H1 तो हो जाएगा पॉजिटिव, H2 भी पॉजिटिव, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो दोनों ही पॉजिटिव आ गए। उसके बाद में आप आ जाओ U के लिए, ये U हो गया। तो अगर आप U को देखेंगे तो देखो एक बार, फिर इधर आओगे कि नहीं आओगे, फिर इधर आओगे तो U का मान फिर ऋणात्मक आ जाएगा। उसके बाद में अपन चलें V का मान, तो V जो है इस साइड में है, तो यहां पर आने के लिए अपने को इधर आना पड़ेगा, इधर आओगे तो दूरी क्या आएगी, पॉजिटिव, और F भी क्या आएगी, पॉजिटिव। ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। एक बार फिर नियम थोड़ा सा बता देता हूं मैं, किरणों की दिशा में दूरियां धनात्मक और किरणों के विपरीत दिशा में दूरियां ऋणात्मक होती है। फिर भी अगर कोई डाउट हो, एक बार आप डायग्राम बना लेना, और अगर उसमें कुछ लग रहा हो कि आपको कहीं दिक्कत है, एक बार आप मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज और देख रहे हैं, इसमें यू ऋणात्मक है, इसमें भी यू ऋणात्मक है, ठीक है ना। दर्पणों के लिए यू का मान हमेशा ही ऋणात्मक ही होता है, ये मान लो। 99.9% केसेस में तो यू का मान ऋणात्मक ही होगा। उसका कारण भी है, जैसे ये दर्पण है तो वस्तु को इसके सामने ही रखा जाएगा, अन्यथा प्रतिबिंब का बनना संभव नहीं है। तो अपने पास ये देखें कि यू का मान ऋणात्मक ही होगा, मतलब ये हुआ कि 99.9% केसेज में यू का मान अपने को ऋणात्मक ही प्राप्त होता है। कुछ मामले ऐसे भी आते हैं जिसमें यू का मान धनात्मक लेना पड़ जाता है भाई, यू का मान क्या लेना पड़ जाता है, धनात्मक लेना पड़ जाता है। वो यू का मान धनात्मक यूं लेना पड़ता है
जैसे मान लो ये प्रकाश की किरणें कहीं से आ रही है, ठीक है, मान लो कि ये किसी लेंस से ही चल रही है अपने पास और ये P बिंदु पर इकट्ठी हो रही है। अगर इन किरणों के मार्ग में कोई अपने पास अवतल दर्पण रख दिया जाए तो देखो, मान लो कि यहाँ पर कोई लेंस था, उस लेंस के लिए ये प्रतिबिंब हो जाएगा। ये प्रतिबिंब इस दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करेगा भाई, ये प्रतिबिंब इस दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब आप देख रहे हैं ये वस्तु जो हो गई वो दर्पण के कहां पर हो गई, पीछे की ओर स्थित हो गई, दर्पण के पीछे की ओर स्थित होगी। इसका मतलब क्या होगा, यू का मान ऋणात्मक नहीं होगा, यू का मान धनात्मक हो जाता है। तो केवल बस एक यही केस होता है, यही एक कंडीशन है जिसमें यू का मान ऋणात्मक धनात्मक आता है, अदरवाइज यू का मान हमेशा ही ऋणात्मक आता है। एफ का मान परमानेंट है। एफ का मान कैसे परमानेंट है, अवतल दर्पण के लिए और लेंस के लिए नेगेटिव आएगा, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस के लिए इसका मान पॉजिटिव आता है। इज इट क्लियर? एक चीज और बता देता हूं मैं, इसको यूं भी समझा जा सकता है, ये ध्रुव की पोजीशन है, ठीक है ना। तो आप अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये कोई नियम नहीं है भाई किरणें इधर से आ रही हो, किरणें यूं भी आ सकती है। देखो ये प्रकाश की किरणें यूं आ रही है, तो यूं आ रही है तो इधर की दूरियां तो सारी ऋणात्मक हो जाएगी और इधर की सारी दूरियां क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाती है। तो वो चीजें आप एक बार थोड़ा सा जब भी न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करेंगे उससे आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे। हाँ भाई, टॉपिक है दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। हाँ भाई, देखो टॉपिक है दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले अपन आते हैं, माना कि कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, इस दर्पण के सामने कोई वस्तु AB रखी हुई है। प्रतिबिंब का निर्माण कैसे हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर गई, ये किरण इधर गई, फिर ये इधर चली गई अपने पास, ठीक है। तो प्रतिबिंब वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया और दर्पण के सामने की ओर हो गया, तो B डैश A डैश हो गया। वस्तु की दूरी U ले ली, फोकस दूरी F ले ली और प्रतिबिंब की दूरी किसके बराबर ले ली अपन ने, V के बराबर ले ली। देखो भाई ये अपन पढ़ेंगे, उससे पहले मैं एक समरूप त्रिभुजों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम अलग होते हैं भाई। सर्वांग सम त्रिभुजों में तो सारे कोण बराबर, ठीक है,
और सारी भुजाएं बराबर होती है। समरूप त्रिभुजें जो होते हैं, सर्वांग सम को समझने का तरीका तो और बता देता हूं। सर्वांग सम को तो यूं समझा जाता है, देखो जैसे एक त्रिभुज है ये और ये दूसरा त्रिभुज है, ये सर्वांग सम तब माने जाएंगे जब यहां से अपन कैंची से इसको काट लें और इसको काट के इसके ऊपर रख लें। अगर ये दोनों एग्जैक्टली बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई सर्वांग सम की। अब आते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप का मतलब है कि जिनका रूप एक जैसा हो। समरूप का मतलब है जिनका रूप एक जैसा हो। तो अभी देखना ये समरूप त्रिभुज कैसे बनते हैं। ये रहे, ये समरूप त्रिभुज बन गए भाई। जैसे ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, ये दोनों त्रिभुज जो है समकोण नहीं है, वो सर्वांग सम नहीं है, पर ये समरूप हो जाएंगे। समरूप त्रिभुजों की क्या विशेषता होती है? समरूप त्रिभुजों में कोण का एक जोड़ा बराबर जरूर होता है अपने पास, ठीक है। और समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है भाई। किसका अनुपात बराबर होता है? भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कैसे होता है देखो, भुजाओं का अनुपात बता देता हूं मैं। जैसे ये दो त्रिभुज हैं, मान लो कि किसी ने ये कहा कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है। तो अब अपने पास अगर समरूप हैं तो भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर होगा? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपॉन बी डैश सी डैश बराबर ए सी अपॉन ए डैश सी डैश। अगर ये शर्त लागू है तो वो अपने पास समरूप होते हैं। ये समरूप त्रिभुजों की बेसिक प्रॉपर्टी है। इस चैप्टर में समकोण समरूप त्रिभुज पढ़े जाएंगे भाई। कौन से त्रिभुज पढ़े जाएंगे? समकोण समरूप त्रिभुज पढ़े जाएंगे। समकोण समरूप त्रिभुजों में, अब समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में नाम भी होता है भाई, आधार, लंब और कर्ण, तीन चीजें होती है। तो उसमें और आसान है, अगर समकोण भी हैं और समरूप भी हैं तो फिर अपने को यूं याद रखना है, आधार बटे आधार बराबर लंब बटे लंब बराबर कर्ण बटे कर्ण। आधार बटे आधार बराबर लंब बटे लंब बराबर कर्ण बटे कर्ण। ये चीजें अभी काम में आएगी, इसलिए बता रहा हूं भाई मैं। देखो भाई, अब अपन आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी एफ व त्रिभुज डीपीएफ दिख रहा होगा आपको। ये दोनों त्रिभुज जो हैं समकोण और समरूप हैं भाई। देखो एक बार बता देता हूं मैं, ए बी एफ डी पी एफ। अब ये दोनों त्रिभुज समकोण समरूप हैं। क्यों हैं? इनमें ये कोण और ये कोण बराबर हैं। जैसे ही ये दो कोण बराबर हुए, ये कोण आपस में बराबर होते ही अपने आप ही समरूप त्रिभुज हो गए अपने पास। तो समरूप भी है और समकोण भी है। यहां से ये राइट एंगल है, यहां से ये राइट एंगल है, ठीक है ना। तो दोनों त्रिभुज समकोण समरूप हो गए। अब अपन चले, समकोण समरूप है तो ये कोण हो गया, इसके सामने की भुजा तो हो गई लंब, यहां से यहां तक आधार हो जाएगा और वो कर्ण हो जाएगा। फिर इसमें ये सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलें इसमें, तो समकोण समरूप है तो अब अपन क्या करें इसमें, समकोण समरूप है इसका मतलब ये हुआ कि लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार बराबर कर्ण बटे कर्ण। तो लंब बटे लंब कर लें अपन सबसे पहले और एक आधार बटे आधार करेंगे। कर्ण बटे कर्ण करने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना काम केवल लंब और आधार से ही इसमें चल जाता है।
तो अपन डिराइव करते हैं। देखो पहले इसका लंब ले लेते हैं ए बी, फिर इसका लंब हो गया डी पी। ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, ए बी अपॉन डी पी बराबर आधार बटे आधार करो भाई, इसका आधार हो गया बी एफ अपॉन क्या आएगा पी एफ, तो ये हो गया बी एफ अपॉन हो गया पी एफ। अब एक चीज चलें अपन, अगर आप देखेंगे तो डीपी किसके बराबर है, देखो एक बार, ये रहा डीपी, ये डीपी है ए डैश बी डैश के बराबर। डीपी किसके बराबर हो रहा है, ए डैश बी डैश के बराबर, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सब जगह बराबर होती है। तो ए डैश बी डैश देन ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी एफ अपॉन पी एफ, समीकरण नंबर 1। मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन चलें, एक समकोण समरूप त्रिभुजों का जोड़ा और है इसमें। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये समकोण समरूप त्रिभुजों का जोड़ा आपको यहां मिलेगा, ये वाला शीर्षाभिमुख कोण देख लो एक बार। तो त्रिभुज हो गया भाई पी क्यू एफ और त्रिभुज हो गया ए डैश बी डैश एफ, ये कोण आपस में शीर्षाभिमुख हो गए। इस कोण के सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हो जाएगा, फिर ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो अपन लिखें इसको, त्रिभुज है पी क्यू एफ वह त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ, क्या है ये दोनों समकोण समरूप हैं। यार वीडियो की दिक्कत तो है आज, क्या? हाँ अब भाई वीडियो की प्रॉब्लम है तो रिकॉर्डिंग अभी, तो पी क्यू एफ और ए डैश बी डैश एफ हो गया अपने पास। तो इसमें ले लें पी क्यू अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन ये पी एफ अपॉन बी डैश एफ, ये बी डैश एफ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पी क्यू किसके इक्वल हो रहा है भाई, ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, देन ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से एक बार देखें आप, 1 व 2 से मान रखेंगे तो आएंगे अपने पास बी एफ अपॉन पी एफ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन बी डैश एफ। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन वैल्यू रखें बी एफ का वैल्यू देखो एक बार में, ये बी ये एफ, यहां से यहां तक की दूरी देखो एक बार, यू के बराबर है, ये दूरी एफ है, तो ये दूरी कितनी बची, u माइनस एफ, कितनी बचेगी, ये u माइनस एफ। आ गया होगा समझ में, यहां से यहां तक की दूरी u, ये f हो गई, तो ये बचेगी कितनी, u माइनस एफ के बराबर हो गई। पी एफ जो है वो फोकस दूरी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, f लिख दिया। फिर लेते हैं अपन बी डैश एफ ले लो, देखो भाई ये दूरी निकालनी है, तो तरीका यह है, यहां से यहां तक की दूरी v हो गई, ये दूरी f हो गई, तो बचेगी कितनी, वापस v माइनस एफ हो जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे कि चिन्ह प्रथाएं यूज में नहीं ले रहे हैं सर, सारे पॉजिटिव ले रहे हैं इसमें। बहुत आसान तरीका बता देता हूं, इस डायग्राम में u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव, f भी नेगेटिव। जब सारे ही नेगेटिव हैं तो उनके नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसीलिए मैंने चिन्ह प्रथाएं ली हैं, तो भी वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। यहाँ से ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, सारे ही नेगेटिव होंगे, तो सारे नेगेटिव जो हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्लियर है? ये वैल्यू अगर रखें अपन इसमें तो देखो u माइनस एफ अपॉन एफ बराबर एफ अपॉन वी माइनस एफ, वज्र गुणन करें तो uv प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है ना। या एक काम करें, पहले v से मल्टीप्लाई कर लो,
माइनस वी एफ, अब माइनस एफ से तो माइनस यू एफ प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यू वी माइनस वी एफ माइनस यू एफ इज इक्वल टू 0, इसको इधर शिफ्ट कर लो भाई, यू वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस यू एफ, यू वी एफ से भाग देने पर क्या करेंगे अपन इसमें, यू वी एफ से भाग देने पर, भाग देंगे तो क्या आएगा बताओ, चलो यू वी अपॉन यू वी एफ बराबर कटेगा गुरु जी। क्या पता। ये मीडियम जरूर करो।